भू धसाव से प्रभावित जोशी मठ मामले की कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए भी हम बताना चाहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच सुनवाई भी करेगी। जोशी मठ पर कल कोई ना कोई बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये बड़ी टिप्पणी क्या हो सकती है और क्या कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, यानी कि PIL दाखिल की थी, और इसी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या पक्ष रखे जाएंगे इस जनहित याचिका के जरिए, या सरकार से भी क्या जवाब तलब होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक तो कोई असल वजह नहीं जान पाया। इस तरह की हमने फोटो देखी थी, आप सोचिए कितने सेंटीमीटर धसा है जोशी मठ में, कितने सेंटीमीटर इधर से उधर जो घर है, वहां प्रॉपर्टी है, वो जमीन है, वो इधर से उधर हुई है। वो चिंता का विषय जरूर है। सुप्रीम कोर्ट भी जरूर चिंतित होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज भी चिंतित होंगे जब बाकी राज्यों के लोग और उत्तराखंड के लोग भी चिंतित हैं। तो उत्तराखंड की सरकार ने भरसक प्रयास किया है कि जोशी मठ के लोगों की मदद की जाए। एक्सपर्ट्स की टीम जोशी मठ भी पहुंच रही है, और इसके अलावा केंद्र की टीम के साथ मंत्रणा हो चुकी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब चिंतित है और चिंता के अलावा काम भी कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जोशी मठ के लोगों की चिंता अभी भी बढ़ी हुई है। आप सोचिए, वहां से लोगों को पलायन करना पड़ा, सुरक्षित जगह पर पहुंचाना भी एक प्राथमिकता सरकार की थी। सरकार की मजबूरी थी कि लोगों को उनके घर से निकालकर सुरक्षित जगह पर, यहाँ पर किसी शिविर में सकुशल पहुंचाया जा सके, ताकि उनका जीवन भी बच सके और उनका गुजर बसर अच्छे से हो सके आने वाले वक्त में। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसको लेकर जानकारी क्या है और किसने किस तरह से PIL दाखिल की है, जैसे कि हमने जानकारी तो आपको दी, लेकिन विस्तार से बताएंगे हमारे संवाददाता नासिर हुसैन। जो PIL जनहित याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई होनी है, इसको लेकर हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। इसका मकसद क्या है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्यों गया? देखिए, जोशी मठ भू दसाव को लेकर के जो महाराज हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने एक याचिका डाली थी, जिसको लेकर के पहले कोर्ट ने समय दिया था। अब 16 जनवरी को इसमें सुनवाई होनी है, क्योंकि लगातार जो जोशी मठ है वहाँ पर भू दसाव हो रहा है, और उनका कहना था कि जो सरकार है उसने बहुत देर से संज्ञान लिया, और यही कारण है कि उसका खामियाजा जोशी मठ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बार बार सरकार से पहले भी कहा था कि जोशी मठ में लगातार भू दसाव हो रहा है और जोशी मठ खतरे में है, सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। मजबूरन उनको सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ा था, और अब 16 जनवरी को इसमें सुनवाई होनी है। 16 जनवरी को जब सुनवाई होगी तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार को निर्देश देगा कि उसको कैसे काम करना है। हालांकि सरकार ने वहां पर कामकाज शुरू कर दिया गया है, जो खतरे की जद में मकान हैं, होटल हैं, उनको हटाने का काम शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको राहत दी जा रही है। अभी तक जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए दिया गया है, और जो आपदा मद है उससे भी पैसा दिया गया है, और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को वहां से जहां सुरक्षित स्थान है वहां पर विस्थापित कर दिया गया है। और साथ ही साथ भू दसाव किस कारण से हो रहा है, इसको लेकर के लगातार वैज्ञानिकों की टीम, जिला प्रशासन की टीम, सरकार की टीम, शासन की टीम लगातार वहां पर कामकाज कर रही है, और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जोशी मठ में भू दसाव क्यों हो रहा है। क्योंकि जोशी मठ में लगातार भू दसाव अभी भी जारी है। अभी जो प्राधिकरण की तरफ से जो टीम गई थी और जो तमाम चीजें वहां पर अभी देखी गई, उसमें अभी भी माना जा रहा है कि और भी ज्यादा जो मकान हैं उनको वो अभी भी प्रभावित हुए हैं, और करीब 800 के आसपास मकान अब तक प्रभावित हो चुके हैं, और तमाम जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको वहां से हटाने का काम भी लगातार जारी है। कमल और नासिर, क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर सकता है, क्योंकि बाकी राज्यों के लोग भी इस जोशी मठ में जो भी हुआ उस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर नजर बनाए हुआ होगा, उनके जज भी नजर बनाए होंगे, लेकिन PIL दाखिल हुई है तो प्रक्रिया के तहत सुनवाई भी होगी। हो सकता है कि सरकार से जवाब तलब किया जाए। देखिए, 16 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई होनी है, और 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर इसमें कहीं ना कहीं सरकार को जरूर निर्देशित करेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो महाराज हैं जिन्होंने ये याचिका दाखिल की थी, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जो जोशी मठ है वो लगातार धंसता जा रहा है, और उन्होंने अपनी चिंता
10 साल पहले भी जाहिर की थी और पहले भी सरकार को चिताया था, लेकिन सरकार ने उसमें जब तक लोग प्रभावित नहीं हुए, जब तक लोगों के घर टूटना शुरू नहीं हुए, तब तक सरकार ने उसमें कामकाज नहीं किया। अब जाकर जब मीडिया की नज़रों में वो तमाम मामला आया, पूरे देश भर की नज़रों में तमाम मामला आया, तब उसके बाद सरकार ने वहाँ पर कामकाज शुरू किया है और याचिका पहले ही डाल दी गई थी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब चाहे मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जज हैं उनकी नज़रों में भी ये मामला है। और क्योंकि ये मामला आस्था से भी जुड़ा हुआ है और देश और दुनिया के लोगों से ये आस्था से जुड़ा होने के कारण जाहिर तौर पर इस पर तमाम जो जज हैं उनकी नज़र होगी। तो इस मामले की सुनवाई जब 16 जनवरी को होगी तो जाहिर तौर पर जो कुछ कामकाज रह गए हैं या फिर कैसे सरकार को कामकाज करना चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश जरूर दिए जाएंगे। चलिए, हम नज़र बनाए रखेंगे और जो सुनवाई होनी है 16 जनवरी पर, उस पर भी पूरी तरह से निगाह इसलिए भी टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी टिप्पणी होगी वो बहुत अहम होगी और अहमियत रखती है इस पूरे मामले में, क्योंकि जो पीआईएल यानी कि जनहित याचिका दाखिल हुई है उसके आधार पर यह सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। लेकिन नासिर बने रहिए, आपसे फिर से बातचीत होगी। जोशीमठ में होटल माउंट व्यू और मलारिन, दो ऐसे होटल हैं जिनको ढहाया जाएगा। मजबूरी वश ये सब कुछ किया जा रहा है। आप जानते हैं दरारें बहुत ज्यादा इस होटल में आई थी। कार्रवाई जारी है ध्वस्त करने की। सीबीआरआई के वैज्ञानिक हैं जो कि देखरेख कर रहे हैं और उनकी देखरेख में ही ये होटल ढहाए जा रहे हैं। और यहां तक कि कोई बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं है, अपने हाथों से जो मजदूर हैं वो इसको ढहा रहे हैं। आज पीएमओ के सचिव मंगेश गिल्डियाल भी पहुंचेंगे जोशीमठ, ये भी जानकारी मिली है। आप सोचिए, पीएमओ की पूरी नजर बनी हुई है, पीएमओ के सेक्रेटरी भी पहुंच रहे हैं जोशीमठ। दोनों होटलों को अगले 5 दिनों में ध्वस्त करने की बात सामने आई है। हमारे साथ नासिर हुसैन, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जोशीमठ पर, लगातार ये नजर बनाए हुए हैं। और नासिर, बड़ा सवाल ये भी है कि पीएमओ लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, पीएमओ जानकारी लगातार ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चिंतित थे, गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी ओर से कई बार मुख्यमंत्री से बातचीत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार जोशीमठ जा चुके हैं। सरकार गंभीर है और जिस तरह से काम हो रहा है उससे भी लग रहा है कि गंभीरता दिखाई दे रही है। देखिए, सरकार लगातार इस मामले को गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि जब से मामला सामने आया है तब से लगातार एक दबाव कहीं ना कहीं सरकार पर जरूर बना है। तमाम लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की जान खतरे में है और एक पूरा शहर खतरे में है। तो ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में पूरा मामला है, खुद पीएमओ लगातार संज्ञान ले रहा है, राज्य की सरकार संज्ञान ले रही है, गवर्नर वहाँ पर लगातार संज्ञान ले रहे हैं, मुख्यमंत्री कई बार वहाँ पर दौरा कर चुके हैं। जो सहकारिता मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई है क्योंकि प्रभारी मंत्री भी है। और साथ ही साथ जो तमाम अधिकारी हैं, खुद मुख्य सचिव भी वहाँ पर जा चुके हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहाँ से अपडेट्स ले रहे हैं। क्योंकि ये खाली जिन घरों में दरार आई है उनका मामला नहीं है, पूरे एक बड़े शहर का मामला है। जोशीमठ एक आस्था का शहर है, वहां पर अगर इस तरह के हालात बने हैं, हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में है, तो ऐसे में उसको बचाने की जिम्मेदारी तमाम लोगों की है। और यही वजह है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, दोनों की तरफ से लगातार इस मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। और आज जो 2 होटल तोड़े जा रहे हैं उनमें बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं और वो कहीं ना कहीं खतरे की जद में है। इसके अलावा भी कई घर चिन्हित किए गए हैं जो खतरे की जद में है। पहले इन तमाम होटलों को तोड़ा जाएगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो उन घरों को भी तोड़ा जाएगा जिनकी वजह से ये लगातार खतरा बना हुआ है। क्योंकि जो सीबीआरआई है उन्होंने एक व्यवस्था दी है कि अगर घरों को तोड़ा जाए तो उनको किस तरीके से तोड़ा जाए, क्योंकि अगर उनको एक झटके से तोड़ा जाता है तो जाहिर तौर पर और जो मकान है वो प्रभावित होंगे और जो दरारें लगातार बढ़ रही हैं वो और अच्छा ज्यादा नासिर, एक और जानकारी मिली थी कि मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इंसान यानी मजदूर ही इस काम को आगे बढ़ाएंगे और तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देंगे, इसलिए थोड़ा समय भी लग सकता है। क्या जो बाकी घर तोड़े जाने हैं जहां पर ज्यादा दरारें आई हैं, जो बिल्डिंग्स है, वो भी ऐसी प्रक्रिया के तहत ही तोड़े जाएंगे? देखिए, बिल्कुल सीबीआरआई ने कहा है कि जो घर या जो होटल्स तोड़े जाएं उनमें मशीनों का इस्तेमाल कम से कम हो, क्योंकि अगर मशीनों का इस्तेमाल होता है तो जाहिर तौर पर एक झटके से वो तमाम मकान गिर जाएंगे
पहले ही दरारें आ चुकी हैं, पहले ही वो कमजोर स्थिति में है। अगर उनको मशीनों से तोड़ा जाता है तो झटके से गिरने के कारण हलचल जो होगी और आसपास के जो मकान प्रभावित होंगे, उससे जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए स्पेशलिस्ट को वहाँ पर बुलाया गया है और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि जो घर तोड़े जा रहे हैं उनमें मजदूरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उसको थोड़ा थोड़ा करके पहले ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ा जाएगा, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि जो मकान है वो नीचे ना गिरे। आहिस्ता आहिस्ता वहां से मलबा निकाला जा सके और उस मलबे को ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जा सके जहां पर इस तरह का खतरा ना बना हुआ हो। और इसका कारण ये भी है कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो रिसर्च किया है, उन्होंने ये भी बताया है कि जो स्थिति पैदा हुई है वो जमीन के नीचे है। ऐसे में जो दरारें पड़ी हैं और जो मकानों के हालात इस वक्त वहां पर हैं, वो अगर एक झटके से तोड़े जाते हैं तो जाहिर तौर पर ये खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। कमल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी विस्तार से दी है इस पूरे मामले को लेकर नासिर हुसैन। अब आपको कुछ जानकारी हम देना चाहते हैं इसी मामले को लेकर, ताकि आप जान सकें कि ये पूरा मामला क्या था और अब तक की कार्रवाई किस तरह से हो रही है। अब तक की प्रशासन की जो कार्रवाई है उसके बाद जोशीमठ में लगभग 723 मकानों में दरारें पाई गई हैं। सुरक्षा को देखते हुए 131 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित भी किया गया और साथ ही 10 उन परिवारों को जिनके आशियाने पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, उन्हें 1,30,000 रुपए की दर से धनराशि वितरित की गई है। प्रभावित परिवारों की उनकी आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न किट और कंबल भी वितरित किए गए हैं, बांटे गए हैं। कुल 70 खाद्यान्न किट हैं, 70 कंबल थे और 570 के करीब ये सुविधा दी गई है।